once again to our channel and this is the part 7 of history chapter first. तो ये आज जो है ये आज की इस चैप्टर की लास्ट की वीडियो है एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री टॉपिक्स. फर्स्ट इज योर द स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन एंड सेकंड वन इज योर the about the Algeria and the last one is your the nationalism and imperialism. So let's we start this chapter, this topic, strange case of Britain. So as we see that जैसा कि आजकल हम ब्रिटेन देखते हैं एक्चुअल में ये ऐसा पहले नहीं था. The formation of the Britain as a nation state was not the result as a certain upheaval or revolutions. यानी कि एकदम से अचानक से ब्रिटेन जो आज हम लोग देखते हैं एकदम से अचानक से ऐसा नहीं हुआ था. इसका भी एक बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि वो एक्चुअल में था क्या. ब्रिटिश में जो नेशन की जो प्रायोरिटीज़ थी वो आज से 18th सेंचुरी तक भी नहीं हुई थी इन लोगों की. तो जो ब्रिटेन था वो बेसिकली अपनी प्राइमरी आइडेंटिटीज़ के लिए जाना जाता था. वहाँ पे जो लोग रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, जैसे कि इनके कुछ अपने खुद के एथनिक ग्रुप्स होते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. तो ये इस तरीके के होते थे. तो जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे यहाँ की, सबकी खुद की अपनी कल्चरल थी, खुद के अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे. तो अब उनमें से क्या हुआ, जो इंग्लिश थे आपके, यानी कि जो ब्रिटिश थे एक्चुअल में, जो इंग्लिश थे ये वाले लोग, ये एक्चुअल में अपनी पावर्स जो है इनकी एकदम से वेल्थ इंक्रीज हुई है ना, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस इन्होंने बनाई और इनके पास इतनी पावर आ गई थी कि ये अपने आप को एक्सपेंड कर सकते थे ऑल ओवर द आइलैंड. तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश पार्लियामेंट की, तो 1688 में जो वहाँ पे मोनार्ची था वो पूरी तरीके से हट गया था और जो सत्ता आ गई थी वो इंग्लिश पार्लियामेंट के ऊपर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास आ गई थी अपना. अब इनका जो नेक्स्ट जो प्रोपोगेंडा था, ये जो नेक्स्ट इन्होंने आगे बढ़ाया अपने आप को, वो ये था कि इन्होंने एक लेके आए थे द एक्ट ऑफ यूनियन. और ये जो एक्ट था आपका, जो एक्ट ऑफ यूनियन है, ये दो देशों के बीच, एक इंग्लैंड एंड सेकंड वन इज स्कॉटलैंड, इन दो देशों के बीच में एक सहमति हुई थी और ये फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का. ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, वैसे भी ब्रिटेन सत्ता में था, पावरफुल था, है ना. तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो एज अ डोमिनेंट उभर के आए और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स थे वो आपके इंग्लिश मेंबर्स थे. तो उन्होंने किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, दे सपोर्टिंग द ब्रिटिश आइडेंटिटी, है ना, ब्रिटिश आइडेंटिटी को सपोर्ट करते थे. तो इससे क्या हुआ कि जो आपके स्कॉटलैंड के जो लोग थे, है ना, वो धीरे धीरे उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा. तो जो कैथोलिक क्लास था, इट वॉज दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड, दे सफर्ड अ टेरिबल एंड रिप्रेशन. यानी कि वो अब अपनी एक तरीके से कह सकते हैं लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते थे, ना ही अपनी नेशनल ड्रेस को प्रमोट कर सकते थे. और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जो स्कॉटिश थे उनको फोर्सली उनके घरों से भी भगा दिया. मतलब कि जहाँ पे जिस आइलैंड में रहते थे उनको बाहर वहाँ से हटाने की भी पूरी कोशिश की गई थी. तो ये तो था हमारा इसके बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में. ऐसा ही एक सिमिलर केस हुआ था हमारा आयरलैंड के साथ भी. तो आइए आगे उसको देखते हैं कि आयरलैंड के साथ क्या हुआ था. जब हमारा स्कॉटलैंड ब्रिटेन में सम्मिलित हो गया था, उसके बाद जो सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपके नीदरलैंड को. तो नीदरलैंड में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बहुत ज़्यादा, मतलब सेम तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी नीदरलैंड के सामने जो स्कॉटिश के साथ ही हुआ था. अब क्या बात करते हैं कि जो नीदरलैंड की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो नीदरलैंड में जो पॉपुलेशन थी, तो उसको एक बार पीछे बोर्ड पे देखिए, मैं साइड में हट जाता हूँ. तो जो नीदरलैंड की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी. पहली तो जो थी कैथलिक और दूसरी थी प्रोटेस्टेंट्स. तो जो कैथलिक थे वो नंबर्स में ज़्यादा थे बट इतने वेल्दी नहीं थे, वाइल जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो नंबर में कम थे बट दे आर द वेल्दी. नाउ द इंग्लिश हेल्प, यानी कि ब्रिटिशर्स हेल्प द प्रोटेस्ट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथलिक कंट्री. तो उन्होंने सपोर्ट जो किया था वहाँ पे आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को किया था ताकि वो डोमिनेंस स्थापित कर सके प्रोटेस्टेंट्स का कैथलिक के ऊपर. तो उनमें से जो एक रिवोल्यूशनरी आए थे वॉल्फ्लोम, तो उन्होंने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था आपका 1798 में. वो आयरिश रिवोल्यूशनरी थे और वो अनसक्सेसफुल था और वो रिप्रेस्ड किया गया था आपके इंग्लिश से, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उस रिवोल्यूशन को रिप्रेस कर दिया था. और उसके बाद 1801 में जो आयरलैंड था वो ज़बरदस्ती ब्रिटेन का एक हिस्सा उसे बनना पड़ा.
उसके बाद क्या हुआ कि जब आयरलैंड, स्कॉटिश ये सब फॉर्म हो गए तो एक नया यूके फॉर्म हो गया, द यूनाइटेड किंगडम। और जो नया ब्रिटेन फॉर्म हुआ था उसमें 3 चीज़ें नई हुई थी। एक तो उन्होंने न्यू ब्रिटेन फ्लैग को अडॉप्ट किया जो था सिंबल यूनियन जैक। दूसरा अपना जो नेशनल एंथम था वो पॉपुलराइज किया हर जगह, गॉड सेव अवर नोबल किंग। एंड थर्डली जो था कि उन्होंने हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। तो ये तो बात हो गई थी हमारे ब्रिटेन के केस की। इट इज़ अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब आगे जो हमारा आता है वो आता है हमारा अबाउट द विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, यानी कि नेशन को कैसे विजुअलाइज करें। इसमें हम बात करेंगे एल्जीरी की बात में, जैसे कि जर्मेनिया एंड द मर्मेड। तो इसमें मैरियाने की बात करेंगे। इसमें जैसे कैसे एक फीमेल सिंबल को एक नेशन की तरह प्रस्तुत करना ताकि लोगों की नेशनल सेंटिमेंट उनसे जुड़ सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी रेवोल्यूशन के लिए, फॉर एनी रेवोल्यूशन वी हैव अ एलिजरी ऑल्सो टू पर्सोनिफाई द नेशन, जो एक राष्ट्र का प्रतीक घोषित होता हो। तो 18th और 19th सेंचुरी में जो आपके आर्टिस्ट थे उन्होंने फाउंड आउट कर लिया था एलिजरी, यानी कि सिंबॉलिक फिगर्स के थ्रू एक नेशन को जानना। तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कैसे किया था उन्होंने। तो जो नेशन उन लोगों ने एक चीज़ चुनी थी कि हम लोगों को एक ऐसी कोई मतलब पर्सन की आइडेंटिटी चाहिए दैट रिप्रेजेंट आवर नेशन, जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए उस टाइम जो उन्होंने एक पोर्ट्रेट किया था वो सिर्फ एक फीमेल फिगर का ही निकल के आया था जो पूरे एक देश को शो अप करता था। तो उस टाइम पे ये जो फीमेल फिगर्स होती थी, जो एल्जीरी होती थी, वो किसी एक पर्टिकुलर वुमेन्स को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, ना ही किसी की रियल लाइफ से जुड़ी होती थी। तो पोर्ट्रेट ने क्या किया था, द फीमेल फिगर्स नाउ बिकेम एन एल्जीरी ऑफ द नेशन। नाउ ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एल्जीरी टू पोर्ट्रे द आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं जो आइडिया है पोर्ट्रेट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जिन्होंने फीमेल एलिजरी को पोर्ट्रेट किया था, तो उसमें 3 मुख्य चीज़ थी, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। तो इसमें जो लिबर्टी थी वो आपकी या तो रेड कैप को डोनेट, रेड कैप का अगर सिंबल हो तो समझ लो सामने वाला आपसे लिबर्टी की बात कर रहा है, या ब्रोकन चेन हो उसके लिए भी। जस्टिस के लिए हम लोग देखते हैं एक फीमेल एलिजरी जिसके चारों तरफ पट्टी बंधी होती है ब्लैक कलर की, इट्स अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन एंड कैरिंग अ पेयर ऑफ वेगिंग स्केल, जो तराजू लिए खड़ी होती है। तो ऐसे ही एक सिमिलर फीमेल एलिजरी जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी मारियाने। तो ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ठीक है, ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। इस तरीके का जो नाम था ये एक नेशन को स्टैंड करता था, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ता था। इसकी जो कुछ विशेषताएं थी जैसे कि लिबर्टी और द रिपब्लिक थी, वो क्या थी आपकी रेड कैप, ट्राई कलर एंड द ओकेट। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और तो और वहाँ पे उस टाइम पे तो फ्रांस में इसके स्टैम्प भी चलने लगे थे और कॉइन्स भी चलने लगे थे मैरियान के इमेजेस के। उसके बाद जो जर्मेनिया थी, जर्मेनिया ऑल्सो बिकेम द एलिजरी ऑफ द फॉर द जर्मन नेशन। जर्मन नेशन की जो फीमेल एलिजरी थी वो आपकी जर्मेनिया थी। और इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था कि वियर करना एक क्राउन ऑफ ओक लीव, ओक लीव्स का क्राउन, ताज बना के पहनना। और जर्मनी में ओक जो होता है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड होता था। तो दिस वाज अबाउट द एलिजरी, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, की नेशन को कैसे देखा जाए, लोगों के अंदर कैसे अंदर से भावनाएं लाई जाए नेशनलिज्म की। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे अगला जो अपना टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की। तो अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की। तो नेशनलिज्म का तो पहले इन दोनों में हम लोगों को डिफरेंस समझना चाहिए। नेशनलिज्म का होता क्या है? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग भी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, वो होती है आपकी नेशनलिज्म की, वो एक साथ मिलकर रहने की। तो जैसा कि हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का, इंडिया के अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलग अलग कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं, पंजाब में अलग तरीके के होते हैं, तमिलनाडु में अलग के होते हैं, इवन सबकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक साथ एक नेशन पे रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। इम्पेरियलिज्म की मतलब होती है टू होल्ड द अदर्स पावर, यानी कि किसी दूसरे
देश अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना, दूसरे देश के ऊपर राज करना, वो हमारा इम्पेरियलिज्म के ऊपर आ जाता है। तो हम चलते हैं अब टॉपिक के ऊपर, क्या चीज़ होती है। तो इन द 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक, यानी कि जो आइडियोलॉजी थी आपकी नेशनलिज्म की 19th सेंचुरी में आते हुए ख़त्म हो गई थी। तो एक नई टेंशन उभर के आई थी आपकी यूरोप में 1871 में। वो एरिया जो था, वो जो टेंशन आकर होके आई थी, वो आई थी आपकी स्पेशली इन द बाल्कन रीजन्स। बाल्कन रीजन क्या है कि ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशन है, लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो बाल्कन रीजन था, इट्स कम अंडर द ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर क्या था उस टाइम पे, अंडर में थे ये बाल्कन रीजन जितने भी हैं। इसकी कुछ जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ कंट्रीज़ के नेम लूँगा, रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, बोस्निया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सारी जो कंट्रीज़ थी आपकी, ये सब बाल्कन रीजन्स के अंडर में आती थी। अब उन्होंने जब यूरोप में चेंजेस देखे तो उन्होंने भी रेस्ट ऑफ यूरोप में जो चेंजेस देखे वही चेंजेस अपने यहाँ पे भी, और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। लेकिन अब ये एरिया जो था और भी ज़्यादा इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आ गया था। क्यों? क्योंकि ये जो आज़ाद हुए थे, अब ये एक दूसरे से जलते थे। बाल्कन स्टेट्स नाउ बिकमिंग जीलियस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन टेरिटरी। अब वो क्या चाहते थे कि एक दूसरे की टेरिटरी पे आक्रमण करना, लड़ाई करना, वॉर करना और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। तो जो कुछ यूरोपियन पावर्स थी आपकी, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे एंड दे वांट टू कंट्रोल ओवर द एरिया। तो इससे क्या हुआ, एक सीरियस वॉर हुआ और इस रीजन में, और जो इसका जो रिजल्ट निकल के आया था वो फाइनली क्या निकल के आया, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट योर होल चैप्टर। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो अगला जो अपना वीडियो आएगा वो नेक्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट आएगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर मेंशन करिए, ज़रूर जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उतने ही ज़्यादा मैं आपको इम्प्रूवमेंट दे पाऊँगा। तो तब के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।